जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। असम राइफल्स के कॉन्वॉय पर हुआ हमला। डीआरडीओ की उग्रम बैटल राइफल इंडक्ट होगी सीएपीएफ में। पाकिस्तान और चीन की सबमरीन्स का शिकार करने के लिए डीआरडीओ बना रहा है एक हाईटेक सर्विलेंस नेटवर्क। अगले 5 वर्षों में भारतीय सेना 75,000 करोड़ रुपीज़ की लागत पर अपने बैटल टैंक्स को करेगी अपग्रेड और अग्निवीर स्कीम में हो सकते हैं महत्वपूर्ण बदलाव। आज सोमवार को मणिपुर की उखरूल डिस्ट्रिक्ट में सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के कॉन्वॉय पर घात लगाकर हमला किया है और इस हमले में असम राइफल्स के 2 वीर गति को प्राप्त हुए हैं और जबकि अन्य सोल्जर्स घायल भी हुए हैं और ये 40 असम राइफल्स का कॉन्वॉय था। बाकी इस बात का शक है कि इस हमले को NACN-IM के कैडर ने अंजाम दिया है और जो हमलावर हैं उनकी तलाश शुरू कर दी गई है और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस हमले में वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन और डेवलप की गई और तेलंगाना बेस्ड स्टार्टअप द्वीपा डिफेंस द्वारा मैन्युफैक्चर की गई जो स्वदेशी उग्रम 7.62 × 51 mm कैलिबर की बैटल राइफल है, तो इसने आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के महत्वपूर्ण ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है और ये वो राइफल है जिसे डीआरडीओ ने केवल 100 दिनों के एक रिकॉर्ड टाइम पीरियड में स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और बिल्ड किया है, जो कि भारत के सबसे फास्टेस्ट इंडिजिनस वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम में से एक है। और इंडियन आर्मी के जो GSQR ट्रायल्स होते हैं, GSQR यानी कि जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, तो इन ट्रायल्स को इस राइफल ने सफलतापूर्वक क्लियर किया है और सभी तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंडर भी एक बड़े पैमाने पर इसके फील्ड इवैल्यूएशन को कंडक्ट किया गया है। बाकी द्वीपा डिफेंस के MD की तरफ से बताया गया है कि उन्हें 2021 में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रिसीव हुआ था और आज के समय में वे 100 से अधिक स्वदेशी वेपन सिस्टम्स और उनके वेरिएंट्स को विकसित कर रहे हैं और जो उग्रम है वो उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में से एक है। बाकी फिलहाल उग्रम CRPF, ITBP, SSB और NSG तो इनकी सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। बाकी उम्मीद करेंगे कि भारतीय सेना की सर्विस में भी इसकी कुछ यूनिट्स इंडक्ट की जाएं। बाकी उग्रम की जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 500 मीटर्स तक है और उसका वेट 4 किलोग्राम से कम है। इसके अलावा अग्निवीर वाली स्कीम को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस अग्निवीर की रिटेंशन परसेंटेज को बढ़ाने पर महत्वपूर्ण तरीके से विचार कर रही है। जब अग्निपथ वाली स्कीम लाई गई थी तो ये तय किया गया था कि 4 वर्षों की ट्रेनिंग के बाद केवल 25% अग्निवीर सी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर इंडियन आर्म फोर्सेस में परमानेंट सर्विस के लिए चुने जाएंगे। हालांकि फिर बाद में और भी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिनमें इंडियन आर्म फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स ने कंफर्म भी कहा था कि वे इस रिटेंशन परसेंटेज को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि किस तरह की सिचुएशन है, क्या हमको रिक्वायरमेंट पड़ रही है। और अब जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने रिटेंशन लिमिट्स को बढ़ाने को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सामने कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस को सबमिट किया है, जिसमें भारतीय नौसेना के प्रस्ताव में अग्निवीर की रिटेंशन रेट को 70 to 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि नेवल ऑपरेशंस को हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इसलिए नेवी 4 साल के बाद अधिक से अधिक एक्सपीरियंस सोल्जर्स को अपने पास रखना चाह रही है। इसी तरह से आर्मी और एयरफोर्स का जो प्रपोजल है उसमें रिटेंशन परसेंटेज को 50% तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। वहीं इसके अलावा सर्विस के दौरान डिसेबल होने वाले सोल्जर्स को एक लाइफ लॉन्ग हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने को लेकर भी प्रपोजल में बात की गई है। और बाकी फिलहाल अभी इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से प्रपोजल दिया गया है और भारत सरकार द्वारा इस प्रपोजल पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है और अभी तक भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पॉलिसी पर किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या इसमें कोई भी बदलाव अभी तक नहीं किए गए। अगर औपचारिक रूप से इसमें बदलाव हो जाते हैं तो हमारे डिफेंस अपडेट के माध्यम से भी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहें। भारतीय सेना ने इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ अगले 5 वर्षों के लिए अपने 75,000 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन को शेयर किया है ताकि कंपनीज के पास आर्मी के रिक्वायरमेंट को लेकर एक बेटर विजिबिलिटी रहे और इससे उनके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बढ़ावा मिलेगा। और ये कदम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ उठाया गया है। और जो 75,000 करोड़ रुपीस वाली प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन है, इसके तहत मुख्य रूप से आर्मी की जो सोवियत ओरिजिन के टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की फ्लीट है तो उसका रिस्टोरेशन और मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। और इस कदम से डिफेंस कंपनीज को एडवांस में ही आर्मी के अपकमिंग ऑर्डर्स के बारे में जानकारी रहेगी ताकि वो रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी प्रोडक्शन लाइन को एक्सपेंड कर सकें, स्किल्ड वर्कर्स को हायर कर सकें और नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकें। और इस प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन में T-72, T-90, BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स और ऐसे अन्य मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के अपग्रेड से लेकर उनके स्पेयर्स और मेंटेनेंस, ये सभी शामिल हैं। और मुख्य फोकस रहेगा भारत की प्राइवेट कंपनीज, DPSUs और MSMEs पर,
ताकि इंपोर्ट पर से निर्भरता कम की जा सके। और आर्मी इंडियन इंडस्ट्रीज से चाहती है कि वो इंडिविजुअल टेंडर्स के बजाय अब सस्टेन लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन की प्लानिंग करें। और उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से डिलीवरी टाइमलाइंस इंप्रूव होंगी, कॉस्ट कम होगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी और भारत की स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूती मिलेगी। बाकी इस योजना के तहत पुराने मैकेनिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग सिस्टम्स उनको रिप्लेस किया जाएगा, उनकी ऑपरेशनल लाइफ को एक्सटेंड किया जाएगा। और आर्मी सोर्सेज का ये कहना है कि जो अपग्रेड किए गए प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें उनका केवल बेसिक स्ट्रक्चर ही बचेगा, बाकी उसे सब न्यू जनरेशन के इक्विपमेंट प्राप्त होंगे। और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से लाइसेंस लेते हुए पहली बार भारतीय सेना भी अपने टैंक्स को ISR और कॉम्बैट रोल्स के लिए ड्रोन से भी इक्विप करेगी। इस योजना के तहत करीब 790 T-72 बैटल टैंक्स को 5 वर्षों में रिस्टोर किया जाना है, जिसकी कॉस्ट 13,000 करोड़ रुपीस के आसपास आएगी, जिसे भारत के डिफेंस PSU आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के माध्यम से और लगभग 1200 MSMEs और स्टार्टअप की मदद के साथ एग्जीक्यूट करेगी। जबकि डिफेंस PSU AVNL ने इसी वर्ष की शुरुआत में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 T-72 टैंक्स को ऑलरेडी रिस्टोर करके भी दिखाया है। इसके अलावा करीब 200 T-90 बैटल टैंक्स भी अगले 5 वर्षों में एक फेज्ड रिस्टोरेशन की प्रोसेस से गुजरेंगे और इस परियोजना की लागत होगी लगभग 56,000 करोड़ रुपीस। इसके अलावा आर्मी ने 500 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के मॉडर्नाइजेशन को भी क्लियर कर दिया है, जिसकी कॉस्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपीस आने वाली है और इसमें 90% से अधिक के स्वदेशीकरण को अचीव किया जाएगा। और इसके अलावा 230 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स के रिस्टोरेशन को भी अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें करीब 1400 करोड़ रुपीस तक की लागत आएगी और ये सब अगले 5 वर्षों में होना है। इंडियन ओशन रीजन में चीन और पाकिस्तान के सबमरीन्स का शिकार करने के लिए अब भारत एक नई तरह की योजना पर काम कर रहा है। और इस मामले पर जारी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक DRDO ने एक ऐसे इंडस्ट्री पार्टनर की तलाश शुरू करी है जिसके साथ मिलकर वे अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम को डेवलप और डिप्लॉय करेंगे, जो कि अंडर सी सेंसर्स का एक फिक्स्ड नेटवर्क होगा और इंडियन वाटर्स और उसके आसपास ऑपरेट करने वाली सबमरीन्स पर हमेशा नजर रखेगा। और इस पर DRDO लैब NPOL यानी कि नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी काम कर रही है और एक लीड सिस्टम इंटीग्रेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए EOI भी जारी की गई है। और एक तरह से देखा जाए तो DRDO भी US नेवी के बेहद टॉप सीक्रेट अंडर वाटर एकॉस्टिक नेटवर्क, जो कि जाना जाता है साउंड सर्विलियंस सिस्टम यानी कि सॉसस के नाम से, तो उसी तरह के अंडर वाटर सर्विलियंस सिस्टम को विकसित करने पर काम कर रही है, जिसमें स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वाटर्स में सी बेड पर फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स केबल्स बिछाई जाएंगी और ये केबल्स 24/7 सबमरीन की नॉइज और उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए एकॉस्टिक सेंसर्स का इस्तेमाल करेंगी, ताकि समय पर दुश्मन के सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के बाद भारतीय नौसेना के पास उसके लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए पर्याप्त समय रहे। और ये परियोजना एक ऐसे समय पर है जब पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी सबमरीन फ्लीट को एडवांस करने पर लगातार काम कर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान ने AIP बिल्ट हैंगौर क्लास की सबमरीन्स को इंडक्ट करना भी शुरू कर दिया है। बाकी चाइना के पास तो ऑलरेडी सबमरीन्स की एक अच्छी खासी फ्लीट पहले से है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के जो सबमरीन प्रोग्राम है तो उसको अभी भी डिले का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस एडवांस्ड अंडर वाटर सर्विलेंस नेटवर्क की भारत को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इस परियोजना को लगभग 48 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करने का उद्देश्य बनाया गया है। भारतीय नौसेना 11 जुलाई को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई 6th स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसका नाम है महेंद्रगिरी, तो उसे औपचारिक रूप से अपनी सर्विस में कमीशन करेगी। महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इन हाउस डिज़ाइन किया है और भारत की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है और इसको बनाने में 75% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल हुआ है। ये जो वॉरशिप है ये एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स के साथ आती है, इसमें हाई डिग्री का ऑटोमेशन शामिल है और इसको पावर देने के लिए इसमें मॉडर्न कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और ये वॉरशिप अत्याधुनिक स्वदेशी वेपन्स और सेंसर से भी इक्विप्ड है, जिसमें सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, एक कॉम्प्रहेंसिव एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स, एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सभी फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं और एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम है और पावर प्रोजेक्शन और सिक्योरिटी के अलावा इसे HADR और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा POK से जुड़े हुए कुछ अपडेट हैं, जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ एक मैसिव प्रोटेस्ट जारी है और POK के जो स्थानीय लोग हैं वे भारतीय फ्रीडम मूवमेंट स्लोगन्स को भी रेस करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लेकिन एक तरफ जहां POK पाकिस्तान के हाथ से जा रहा है, POK के जो लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ उनका कभी भी भविष्य था ही नहीं, बल्कि वो तो उनके भविष्य को बर्बाद करने में लगा था और इसलिए वो भारत से मदद मांग रहे हैं उनकी आज़ादी के लिए। पर इन सब के बीच अपने फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक नई तरह की साजिश पर काम कर रहा है और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने इस बात को खुलासा किया है कि जो पाकिस्तान है तो वह आतंकी संगठन हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी की 10वीं डेथ एनिवर्सरी के लिए एक मेजर इवेंट की तैयारी कर रहा है
और संभावित रूप से उसी दिन होगा जिस दिन इस सुंवर बुरहान वानी को हमारी फोर्सेस ने सफलतापूर्वक होरीफाइड किया था। और पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से इस सुंवर बुरहान वानी को एक शहीद की तरह दिखाने का प्रयास करता है हर साल, लेकिन इस बार इनकी तैयारी कुछ बड़े लेवल की है। और इसलिए हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपको सोशल मीडिया पर हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी से संबंधित कोई भी पोस्ट ऐसी दिखती है जिसमें उसको प्रेस किया जा रहा है, उसको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, तो उस पोस्ट को, उस अकाउंट को तुरंत ही रिपोर्ट करें, क्योंकि बुरहान वानी कोई शहीद नहीं था। वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद में शामिल कराने के लिए युवाओं को रिक्रूट करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो हर किसी को बताए। और ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि इस सुंवर के एनिवर्सरी इवेंट से पहले APHC के डेलीगेशन ने लश्कर के पॉलिटिकल पार्टी PMM लीडर्स के साथ एक मुलाकात करी है, जिसमें वो बुरहान वानी के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स कंडक्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार कर्नल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1971 में नागालैंड में कैप्टन उमेद सिंह मेहरा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है, अभी वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना की सर्विस में सबसे फास्टेस्ट फाइटर जेट कौन सा है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।